अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जोशी मठ की आपदा, आप सब इससे बहुत वाकिफ़ हैं और इन दिनों जोशी मठ में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत हैरान कर देने वाला और बहुत ही डरावना है। विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ने की ललक ने आज पहाड़ पर ऐसी क्राइसिस उत्पन्न कर दी है कि आज एक पौराणिक नगर आहिस्ता आहिस्ता धरती में समाता जा रहा है और वहाँ के दृश्य बहुत विचलित करने वाले, बड़े परेशान करने वाले हैं। और आने वाले वक्त में क्या जोशी मठ नाम का शहर गुम हो जाएगा? एक संस्कृति, एक सभ्यता और एक शहर का ही नहीं बल्कि पहाड़ का अस्तित्व बहनों भाइयों खतरे में है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तराखंड के पौराणिक नगर जोशी मठ का वजूद अपने अंतिम दौर में है। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे एक पौराणिक मान्यता वाला नगर धरती में समाता जा रहा है। लोग उजड़ रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं या धरती में समा रहे हैं या दरारें बढ़ती जा रही हैं और ये दरारें दिनों दिन गहरी गहरी और बहुत गहरी होती जा रही हैं। आने वाले कुछ वक्त में जिस रफ्तार से अक्टूबर से लेकर इस वक्त जनवरी माह तक जोशी मठ में ये विपत्ति आई है, ऐसा प्रतीत होता है और जिस तरह से दरारें बढ़ रही हैं, अगला 15 दिन और 1 महीना ईश्वर न करे विध्वंस का प्रतीक होने वाला है। क्या हम सब यूं ही देखते रह जाएंगे? एक पूरी शहर का ही मसला नहीं है, सिर्फ जोशी मठ का मामला नहीं है, ये पूरी की पूरी संस्कृति और सभ्यता धरती में समा रही है। हमें इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी फितरत ऐसी है, हम मतलब सोसाइटी और गवर्नमेंट कोई भी हो, हम न पिछली घटनाओं से सबक लेते हैं, न हम सीखना चाहते हैं और न हम उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं। ये इंसानी फितरत है। शायद यही कारण है कि पहाड़ की विपदाओं से, परेशानियों से, विपत्तियों से 2013 से भी हमने कुछ सीख उत्तराखंड में शायद नहीं ली। और आज ये मैं कह सकता हूं कि मैदान पहाड़ को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ का भूगोल और पहाड़ का पर्यावरण बहनों भाइयों बिल्कुल अलग है। मैं फिर कहता हूं उन स्टेक होल्डर से, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो और चाहे वो लोकल या स्टेट या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, पहाड़ के पर्यावरण के अनुकूल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। पहाड़ ना तो टूरिज्म का स्थान है और पहाड़ न तो ऑल वेदर है। पहाड़ पहाड़ है, उसका भूगोल अलग है। जिस दिन आप इस लाइन को समझ जाएंगे कि पहाड़ का भूगोल अलग है, बहन भाइयों, आप पहाड़ के लिए पॉलिसी भी वैसी बनने लगेंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत मर्माहत हूं जिस तरह के दृश्य वहां मुझे देखने को मिले हैं। कितनी मुश्किलों से, कितनी पीढ़ियों से, कितनी परेशानियों के बीच पहाड़ के इन भाई बहनों ने अपने लिए एक ठिकाना बनाया था। आज उन सबके घर उजड़ रहे हैं, वो रो रहे हैं। उनके घर से सामान जब निकाल कर अपने घर से विदा हो रहे हैं, बहनों भाइयों, उस पीड़ा को आप महसूस नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप उस पर से गुजरे ना हो। अपना घर छोड़ने की जो पीड़ा है ना, बड़ी विकराल होती है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और उस पीड़ा को पीढ़ियां भोगेंगी। ईश्वर न करे ऐसा दिन आने वाला है कि एक था जोशी मठ, एक टिहरी जो विकास की अंधी दौड़ में डूब गया, एक जोशी मठ जो खत्म होने जा रहा है। और 2013 की विपदा आप सब ने देखी। क्या हमने कुछ सीखा? नहीं, हम गलतियों के मुहाने पर हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैदान पहाड़ को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। क्या हम इस विकास की तथाकथित अंधी दौड़ में जो मैदानी सभ्यता का हिस्सा है उसको पहाड़ी सभ्यता में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या पहाड़ उसके लिए तैयार है? शायद नहीं। अलार्म पे अलार्म प्रकृति दे रही है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं। हमें क्या चाहिए? विकास, ऑल वेदर रोड, टूरिज्म। जोशी मठ जैसे बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में लाखों पर्यटक आ रहे हैं। अच्छी बात है, टूरिज्म आना चाहिए, डेवलपमेंट होने चाहिए, लेकिन किस बुनियाद पर? क्या आपकी भौगोलिक स्थिति वो है? क्या आपकी स्थिति इस प्रकार की है कि आप इतने लोगों का बोझ एक साथ वहन कर पाएं?
नहीं, पहाड़ पहाड़ है, उनको पहाड़ रहने दीजिए, समतल मत करिए। शायद समतलीकरण की यही कोशिश आज जोशीमठ में दुर्दशा का कारण है, और शायद यही समतलीकरण की कोशिश 2013 की तबाही लाई थी। उत्तराखंड ने तब भी नहीं सीखा था। उत्तराखंड आज भी बहनों भाइयों कोई सबक सीखेगा, मुझे यकीन नहीं। ये विकास नाम की जो लॉबी है ना, ये पहाड़ की सभ्यता को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रही है। वरना आज कोई ऐसी वजह नहीं है कि आज जोशीमठ जैसा पवित्र स्थल खत्म होने जा रहा है। वहां के स्थानीय लोगों के अलावा बहनों भाइयों किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको इस बात को बहुत गारंटी के साथ दावे के साथ कहना चाहता हूं। ये कुछ दिन तक मीडिया में खबरें दिखाई जाने के बाद जोशीमठ लोग भूल जाएंगे, किस्से कहानी और किताबों में चला जाएगा। ये लोग विस्थापितों की जिंदगी जिएंगे, इनकी पीढ़ियां इधर उधर मारी मारी फिरेंगी। इनकी तकलीफ को, इनके दर्द को कौन समझेगा? और ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारों को समझने की जरूरत है। पहाड़ी मानसिकता बहुत ही जागरूक समाज है। पहाड़ का जो समाज है उसकी जागरूकता बाकी समतल इलाकों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। वो जन सरोकार वाला कम्युनिटी है पहाड़ की। लेकिन इन दिनों आप देखें कि उन्हें भी वही विकास चाहिए, उन्हें भी वही चाहिए जो मैदान में है। आप अपने को क्यों बदलना चाहते हैं? ये बदलाव ही आपके लिए तबाही ला रहा है। इस बात को पहाड़ कब सोचेगा? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इस बात का ठीक प्रकार से जो कॉज है वो पता लगना चाहिए कि वो आखिर किस कारण से हो रहा है, जल का रिसाव कहाँ से हो रहा है और कितना सेंसिटिव अभी है, कितना खतरे में आने वाला है, वो सब आकलन होगा। और कितना उसकी क्षति होनी है, कितना क्षति है, वो सब आकलन करने के बाद एक उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। उसके आधार पर हम केंद्र से आगे अपना प्रस्ताव भेजेंगे। आज उस जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। हमारी एक बड़ी दिव्य पहचान खतरे में है। जो यहाँ रह रहे हैं उनका जीवन खतरे में है, उनकी आजीविका खतरे में है। और उनके साथ हम सब लोग अपनी एकजुटता और उनके दुख में सब उनके साथ खड़े हैं। हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और ज़मीन फट रही है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमारी ये घर 60 सालों से एक पल में खत्म हो गया है। अभी तो कुछ मदद नहीं मिली सरकार से, कुछ नहीं। रेड मार्क का चिन्ह लगाया और वो कहा कि खाली कर दो। अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शासन प्रशासन के तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो। कहाँ जाएंगे हम? आज की परिचर्चा कई मामलों में बड़ी इमोशनल भी है, भौगोलिक भी है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी है, और हम समाधान भी निकालने की कोशिश करेंगे। दो बहुत ही बेहतरीन भूगर्भ वैज्ञानिक और भू संसाधन से जुड़े हुए वैज्ञानिक मेरे साथ मौजूद हैं। अजय कुमार आर्या, अरविंद उनियाल जी, डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं उत्तराखंड के, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और दो टॉप लीडर्स उत्तराखंड के हैं, जिसमें नरेश बंसल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मौजूद हैं। और विशेष तौर पर मैंने आज आमंत्रित किया है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट डिबेट का हिस्सा हैं। मैं हरीश रावत जी से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। हरीश जी, आपका बहुत शुक्रिया और मैं बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त आज की बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए निकाला। ये रावत जी, इस जोशीमठ की समस्या ने पूरे देश को विचलित किया हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत इससे पीड़ित हूँ, दुखी भी हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो सर ठीक नहीं है। विकास की दौड़ में जिस तरह से उत्तराखंड के पूरे इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये अनुचित है। एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं आप सर, बाकियों के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारे दर्द की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके पास जो पैनलिस्ट उपलब्ध हैं वो सब इन विषयों के बहुत अच्छे जानकार लोग हैं। और इस समय पूरा देश हमारे प्रति संवेदनशील है। मैं देश के सभी भाई बहनों को, मीडिया को, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत मार्मिक बात कही, दिल को छूने वाली बात कही,
और बड़ी तर्कसंगत बात कही कि पहाड़ को पहाड़ रहने दो, और वहां का विकास पहाड़ को समझते हुए वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के मानव स्वभाव और वहां की जो भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, उन सब के परिवेश को समाहित करते हुए करिए, उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमारी सरकार के वक्त में हमने एक डीपीआर 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग का दिया था, जिसको सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृत किया। मेरी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया कार्यक्रम का, और जब हमारी सरकार हट गई तो उस परियोजना का नाम 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग के बजाय ऑल वेदर रोड दे दिया गया, जबकि पहाड़ों में पहले भी ऑल वेदर रोड थी, मगर एक नारा बनाया गया। और उस नारे के बाद पूरी डीपीआर का कंसेप्ट बदल गया। डीपीआर बनी थी इस आधार पर मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम वॉलिंग, और जो मग निकलेगा, जो वहां से मलबा निकलेगा, उसको लुढ़काया नहीं जाएगा, उसको उन जो दीवालों के बीच में और सड़क के बीच में जगह है उसमें खपाया जाएगा, और मिनिमम टनल्स बनाए जाएंगे, पुलों की वाइडनिंग की जाएगी। एक सुधार मार्ग का प्रपोजल था, ताकि जो है एक अच्छा सुगम रास्ता बन सके। काम जिस तरीके से डीपीआर बनी, हमारी सरकार के जाने के बाद कंसेप्ट बदल गया। कंसेप्ट बन गया कि मैक्सिमम कटिंग, मिनिमम वॉलिंग, और काटो लुढ़काओ, बोल्डर बड़ी बड़ी मशीनें लगाओ, विस्फोट करो। आज सारा 4 धाम यात्रा का जो रास्ता है वो डिस्टेबलाइज हो गए, पूरे पहाड़ डिस्टेबलाइज हो गए हैं। जो है जोशीमठ में भी वही करने जा रहे हैं। और जोशीमठ में एक बात सबको मालूम है कि जोशीमठ भौगोलिक रूप से, भूगर्भीय तौर पर भी बहुत संवेदनशील है, और वहां पहले भी वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले कभी लैंडस्लाइड आया और उसी के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। पहले से ही एक टनल जो है उसके नीचे से निकल गई एनटीपीसी की परियोजना की। तो आप 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग में एक 4 लेन बन रही है, जो जोशीमठ के नीचे अलकनंदा के किनारे किनारे बन रही है, ताकि जोशीमठ की जो रही सही सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ जाए। जोशीमठ में अंगू, मंगू और उतीस जैसे जो वृक्ष, देवदार और चीड़ के जो वृक्ष वहां के पर्यावरण के अनुकूल वृक्ष हैं, उनका पातन हो रहा है बेतहाशा। बड़ी बड़ी मशीनें यूज की जा रही हैं और वहां मलबा काट करके लुढ़काया जा रहा है। अब हम एक तरफ सरकार इस तरीके से निर्माण कार्य करेगी, दूसरी तरफ हम सड़क, वहां भवन बनाने वालों से कह रहे हैं कि तुमने हैवी मटेरियल यूज कर दिया, तो वो कैसे पालन करेंगे? आखिर हमारी भी तो कुछ कॉमन समझ कहती है। किस कीमत पर ये 4 लेन रोड चाहिए, ऑल वेदर रोड चाहिए, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट या परियोजना, किस कीमत पर चाहिए पहाड़ को? मैं कह रहा हूं हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक सुरक्षा उपाय है वो किए जाने चाहिए। उसके लिए वो तकनीक अपनाई जानी चाहिए जिसके जरिए हम मिनिमम कटिंग के आधार पर बिना विस्फोटक यूज किए छोटी छोटी मशीनों का उपयोग करके रोडों का विस्तारीकरण कर सके। यदि कोई 20 दिन में बनने वाली जगह है तो 20 दिन के बजाय 100 दिन में बने, लेकिन उसके लिए आप पूरे पहाड़ को डिस्टेबलाइज थोड़ी कर देंगे, उसको हिला देंगे विस्फोटकों का यूज करके। सर, कभी पहाड़ को लेकर एक अलग पॉलिसी, एक अलग कंसेप्ट, एक संवेदनशीलता राज्य की सरकारों में, स्थानीय गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, मैंने कभी सर पहाड़ फ्रेंडली पॉलिसी में देख ही नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से मैदानी विचारों से ज्यादा प्रभावित है यहाँ के नेता। इंदिरा जी जैसी संवेदनशील व्यक्ति ने, जब उनके सामने लोगों ने कहा कि यहाँ आप पेड़ों को कटान कर रहे हैं, बड़े बड़े ठेके में दिए जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी। 1000 फीट से ऊपर कटिंग, पेड़ों की फिलिंग बंद कर दी। और उसके बाद जो वन अधिनियम बना वो इंदिरा जी ने दिया। तो ये संवेदनशीलता थी जी। उसके तहत एक प्रक्रिया बनाई गई जिसके तहत विकास कार्यों की अनुमति मिली, सब कुछ मिला, लेकिन आज वो प्रक्रिया नहीं है।
आज पहले पर्यावरण शास्त्री विरोध करते थे। देखिए, सरकारों की संवेदनशीलता यह है कि उत्तरकाशी के अंदर 3 परियोजनाएं थी एनटीपीसी की, जिनमें से 2 परियोजनाएं, एक 40% बन गई थी, एक 80% बन गई थी। जब प्रणब मुखर्जी जी को हमने कन्विंस किया, उनके साथ हम प्रधानमंत्री जी के पास गए कि इससे उत्तरकाशी को बड़ा भारी खतरा हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे अपने नागरिकों की कीमत पर और जी। उत्तराखंड की कीमत पर, उत्तरकाशी जैसी पवित्र जगह की कीमत पर ये परियोजना नहीं चाहिए। हम बिजली का अन्यत्र पर से सर व्यवस्था मुझे कर माफ देंगे। कीजिएगा, और उन मैं प्रोजेक्ट को रोक हो दिए। सकता है कि उन आप प्रोजेक्ट ऑफेंड को फील कर रहे हो, उनको बंद कर बट मैं ये कहना चाहता हूं कि सर कि उत्तराखंड अपनी विपत्तियों से, अपनी परेशानियों से ना तो सबक लेता है, ना सीखना चाहता है और ना आगे सुधार करना चाहता है। सर आई एम रियली सॉरी, बट ये बात हकीकत है। देखिए, आप लोगों से डोंट डू दिस के आधार पर नहीं कर सकते, मनोवृत्ति होती है। आप लोगों से कहिए कि नहीं ये नहीं, ये करिए। ये हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मॉडल है, जिस मॉडल पर चलते हुए जो है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल कहते हैं, हमारी सरकारों ने वो मॉडल बनाया था। आप अंदाज लगाइए, आज दुनिया मोटे अनाज की बात कर रही है, 2023 को विश्व का मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2014 में मोडुआ जैसे, झुंगरे जैसे, कोदो जैसे दूसरे जो मोटे अनाज थे, उनके लिए बोनस की नीति अपनाई। हमने कहा उन्हीं की प्रकृति के अनुरूप जो चीजें उत्पादित होती हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने भांग, जिसको हेम्प कहते हैं, कॉमर्शियल हेम्प की खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। हमने रेशे आधारित चीजों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। लेकिन जब हमारे पास सरकारें आई, उन्होंने नारा आधारित नीतियां बनाना शुरू किया, और उसका परिणाम है कि सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के पहाड़ी क्षेत्रों का सर अध्ययन कराइए सर, आप ये पाएंगे कि वहाँ की नीतियाँ, वहाँ का काम करने का स्कोप, डेवलपमेंट मॉडल, विचार, सोच, गवर्नेंस का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है सर। लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ों की हैंडलिंग ही दूसरी तरह हो रही है। यही हम कहना चाहते हैं। हमने होम स्टे की जैसी पॉलिसीज बनाई, लेकिन हमने उसको स्थानीय लोगों के आधार पर, स्थानीय कल्चर के अनुसार बनाया। और आज हमने साथ साथ जमीनों की खरीद पर रोक लगाई, इसलिए नहीं, हमने कहा ये कल्चरली एंड इन्वायरमेंटली बड़ी संवेदनशील जगह है, यहाँ लोगों को जमीन खरीदने की खुली अनुमति नहीं दी जा सकती है। और नारायण दत्त जी ने पालन किया, खंडूरी जी ने पालन किया, हमारी सरकार ने, सब सरकारों ने पालन किया। लेकिन बाद में ऐसी सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं, सर मैं जानना चाहता हूँ और मुझे बड़ा दुख है, और उन्होंने उन कानूनों को, उन रेस्ट्रिक्शंस मुझे बड़ा दुख है सर, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से जमीन खरीद ले रहा है, किसी कोई भी आ रहा है जमीन खरीद ले रहा है, और कहीं भी किसी तरीके की इमारतें बना ले रहा है। सर कोई 60 साल से, कोई 70 साल से, कोई 80 साल से, कोई 40 साल से, सर पीढ़ियां रह रही हैं। आज की तबाही सर वहां देख लें तो रोना आएगा सर। ये गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, पहाड़ के लोग, इनको तो विस्थापित कर दिएगा अपने राज्य में लावारिस। सर हम वही कह रहे हैं कि हमको आप जो है बेहतर तकनीक दीजिए, वैकल्पिक योजनाएं दीजिए, हमारी मौलिकता के साथ आधुनिकता का समावेश करिए, टेक्नोलॉजी का समावेश करिए, हम बड़ी तेजी से तरक्की करेंगे। लेकिन आप हमारी जो मौलिकता है उसको समाप्त कर देंगे तो उसका परिणाम जोशीमठ जैसा होगा। बल्कि बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां आ रही हैं। पूरी रेल लाइन, जिसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत करवाया गया, कांग्रेस की सरकार के समय में स्वीकृत हुआ, लेकिन अब आज उस सारी रेल को जो है टनल के अंदर निकाल दिया गया। पूरी की पूरी लगभग 70% रेल को जो है, रेल लाइन को टनल के अंदर निकाल दिया गया। अब वहां क्रैक डेवलप नहीं होंगे तो क्या होंगे? आज की गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पार्किंग की सुविधाएं डेवलप करने के लिए बड़े बड़े टनल बनाएंगे, टनल पार्किंग को महत्व देंगे। जब आप हिमालय को छेड़ देंगे बहुत ज्यादा, तो नया हिमालय है। हम तो हिमाचल से भी अलग तरीके के हिमाचल है। हिमाचल स्टेबलाइज हिमालयाज है, नॉर्थ ईस्ट स्टेबलाइज हिमालयाज है, हमारा ग्रोइंग हिमालय है। तो हमारे लिए उसी तरीके सर मैं तो बल्कि आप सबसे अपील करूंगा और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सब लोग पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ करें और पहाड़ को कैसे बचाया जाए, आने वाले वक्त में कोई दूसरा जोशीमठ न बन जाए। सर हमें इसके बारे में बहुत चिंता करनी है। आने वाली पीढ़ी को हम एक बेहतरीन उत्तराखंड देकर जाएं। सर जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। और देखिए, लोगों में नीचे के लेवल पर इस संबंध में एकजुटता है, एक राय है। पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जोशीमठ के विषय में अब दिक्कत यह है, हमने मिश्रा कमेटी कोई बनी थी, सबसे पहले जिसने जोशीमठ की समस्या को उठाया था, उसने कहा था कि
जो हमारी धौली गंगा और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है वहां ठोकरें मारनी चाहिए ताकि भू कटाव रुके, नीचे से जमीन नीचे से धरातल से भू कटाव रुकना चाहिए। हमने वो काम शुरू किया, हमारे बाद आने वालों को बंद कर दिया। हमने जो वहां ड्रेनेज सिस्टम था उसको सुधारने के लिए एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी और ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कही, वो चीज सर आप समय लीजिए, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करिए और इस मसले को उठाइए सर। पहाड़ सबका है सर, सब लोग इकट्ठे होइए सर। आज हम सब मुख्यमंत्री से मिले हैं, हमने उनसे कहा कि वैकल्पिक जोशीमठ बनाइए और पुराने जोशीमठ को संरक्षित करने के लिए जो भी उपाय करने पड़ते हैं सारे उपाय करिए, क्योंकि वो देवभूमि है, हमारी संस्कृति की भूमि है, हमारे अध्यात्म की भूमि है, जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की हो, जहाँ भगवान विष्णु शीतकाल में निवास करते हो, जहाँ नरसिंह जी विद्यमान हो, जहाँ यूनेस्को संरक्षित जो है रामायण जैसी संस्कृति हो, जहाँ बायोडाइवर्सिटी का ऐसा केंद्र स्थल हो कि आपको मालूम है जो द्रोण पर्वत है जहां हनुमान जी संजीवनी लेने आए थे, वो इसी पैनखंडा जो है जोशीमठ के क्षेत्र में है। तो कितनी सर इसी पौराणिक स्थल पे हमारे पहाड़ का भाई बहन लावारी से सर विस्थापित है सर, खाने को नहीं, उसका घर छिन गया है सर। अभी तो हमें उनकी तकलीफ उनके साथ खड़े होना है जी, उनके आंसुओं के साथ सारा देश खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए। मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, उन्हें दक्षिण से आवाज उठाई कि इसको नेशनल ट्रेजेडी के रूप में लो, राष्ट्रीय आपदा के रूप में लो और राज्य की मदद करो ताकि राज्य अपने संसाधनों से जोशीमठ को न तो पुनर्वास कर पाए। सर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रयास, सरकार के प्रयास, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रयास से हमारे जोशीमठ के भाई बहनों की कुछ मदद होगी और हम जोशीमठ को बचा पाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके कंसर्न के साथ हम सब लोग, आपने हमारी भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ नरेश बंसल जी मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के। बहुत शुक्रिया आपका नरेश बंसल जी। जोशीमठ की जो विपत्ति है वो हम सब के सामने है, पूरे देश के सामने है। चाहते हुए भी जोशीमठ को बचाया नहीं जा पा रहा है, क्या कारण है? नहीं, अभी ये कहना गलत है कि जोशीमठ को बचाया नहीं जा रहा है। विपत्ति आई है और हम पहाड़ के लोग विपत्तियों का सामना बहादुरी के साथ करते हैं, सीमाओं की रक्षा भी बहादुरी के साथ करते हैं, मनोबल के साथ हम उसका सामना कर रहे हैं। सरकार संवेदनशील है, पूरी तरह भाई बहनों के साथ खड़ी है। इस विपत्ति में सरकार कहीं उनसे अलग नहीं है। सरकार हर प्रकार की सहायता उन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है और सब मिलकर के इस विपत्ति से निपटेंगे निश्चित रूप से। और अब वो समय है कि सब प्रकार का अध्ययन होगा। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने टीमें भी बनाई है। CBRI रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आदि के जो वैज्ञानिक हैं, सबको लेकर के एक्सपर्ट राय 15 दिन में आएगी। उसके आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान है। बंसल जी, मैं ये कह पाने की स्थिति में हूँ, जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है और अगर इससे एक्सेस है तो आप जरूर हमारे साथ साझा करें। अभी तक कोई ठोस एक्शन प्लान के साथ जोशीमठ में राज्य की सरकार तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। देखिए लोगों की प्रतिक्रिया, न खाने को मिल रहा है, उनसे कह दिया गया ओवरनाइट घर खाली करो, कहाँ जाएंगे ये बेचारे? आप ये देखिए, सरकार ने अस्थायी भवनों की व्यवस्था की है। लगभग 3,500 लोगों के रुकने की व्यवस्था 2 स्थान पीपल कोट के वो छाटे गए हैं और सरकार की पहली प्राथमिकता मानव जीवन को बचाने की है। अगर भवन गिरासू है, उसमें गिरने के बाद लोग दब गए तो क्या होगा? तो इसलिए उनसे निवेदन किया गया है कि वो उसको खाली करें। उनको जो आपदाग्रस्त राशि होती है नियम के अनुसार वो दी गई है। 4,000 रुपये महीना किराए की बात उनकी की गई है और उन जो अस्थायी आवास बनाए गए हैं, शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं, उनमें उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, ये सब की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के फाइनेंस सेक्रेटरी, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर वहां कैंप कर रहे हैं। वहां के जिलाधीश मिस्टर खुराना दिन रात एक किए हैं सब टीमों को करने के। अब 7 दिन के अंदर धीरे धीरे जैसे आपदा का पता लगा है, आकलन अलग हो रहा है और सहायता अलग की जा रही। सर तो सहायता तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी खूब ग्राउंड से फीडबैक आ रहे होंगे, आपके भी बहुत जानने वाले होंगे, ग्राउंड जीरो पर गए, वो निश्चित रूप से आपको फीडबैक दे रहे होंगे कि दरारें बहुत गहरी होती जा रही हैं। मीटिंग ली है।
डिजास्टर मैनेजमेंट, होम मिनिस्ट्री और नमामि गंगे की टीमें वहां आकलन के लिए गई हैं, लेकिन आकलन करने में थोड़ा समय लगता है। सब चीजों का आकलन होगा, जिनका नुकसान हुआ उसका भी आकलन होगा, उनको जो कुछ सहायता करनी है उसका भी आकलन होगा। तो सर ये जोशी मठ की प्रॉब्लम सर प्राकृतिक नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है जो मानव निर्मित है। हम इसको समझना क्यों नहीं चाहते सर? इसमें दोषारोपण से कोई काम नहीं चलने वाला सर, हमें पहाड़ के लिए समग्रता से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल समग्रता से सोचा जा रहा है, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मैदान की मानसिकता अलग है। मैदान पहाड़ को मैदान करना चाहता है, अगर पहाड़ नहीं रहेगा तो मैदान भी नहीं रहेगा। तो सर मैदानी मानसिकता ही तो है कि आज पहाड़ की क्या हालत हो गई है सर, कि एक पूरा शहर खत्म हो रहा है सर, पूरी एक सभ्यता खत्म हो रही है। नहीं, सभ्यता खत्म नहीं होने दी जाएगी। भारत कैसे की सभ्यता सर? है, हमारी प्राचीन सभ्यता है, देवभूमि है सर 9 अक्टूबर से देख रहा हूं सर, अभी जनवरी आ गया है, दरारें जो हेयर लाइन थी आज इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं, लोगों से उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सब भाई, ठीक जब है, जिस जगह पर आ रही जब दरारें हो गई तो उनका जीवन बचाना है कि नहीं बचाना, तो बताइए। वही तो कह रहा हूं सर, आप क्या चाहते हैं कि दरारें कितना बढ़ती रहें, समय वो लेंगे उसी में आप? रहें? अगर अक्टूबर से ये प्रयास शुरू होते तो आज ये नौबत तो नहीं आती ना। प्रयास जब से आ रहे हो रहा है, उसमें काम हो रहा है, जल्दी हो रहा है। जब तक प्रॉब्लम को आप स्वीकारेंगे नहीं ना, उसका समाधान मुश्किल है। उनकी सहायता की आवश्यकता है। मेरा आपसे भी निवेदन है कि लोगों के मन की निराशा को बढ़ाने के बजाय उनका मनोबल मजबूत करिए। सरकार और लोग मिलकर बंसल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप जोशी मठ जरूर विजिट कर लें, और जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं निराश ना करूं लोगों को, जरा उनके बीच जाकर ये बात आप कन्वे करें। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं, ये सबका कर्तव्य आप है। उनके बीच जाएं, मनोबल बढ़ाने, जिनके सर अपने घर गए हैं ना सर, आप उनकी आपदा से तकलीफों को निपटना है। समझें। मैं समझ रहा हूं भाई साहब, 1991 में भूकंप आया, बिना किसी उसके धराशायी हो गए मकान। आपदा तो आपदा है। अब इस समय जो आपदा आई है उससे मिलजुल करके निपटेंगे। तो वही तो कह रहा हूं कि सर जाइए और उनसे मिल के आइए सर, तो उनमें रहना और उनकी तकलीफ को बांटिए, उनसे और ये विकास की अंधी दौड़ में पहाड़ को मत ढकेलिए सर, मैं ये समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं धकेल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपडेट ले रहे हैं, स्वयं सब प्रकार की मदद का आश्वासन केंद्र की सरकार ने दिया है। प्रदेश की सरकार पहले दिन से ही त्वरित गति से काम कर रही है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और कमिश्नर वहां पर वो आप बता चुके हैं सर, डीएम वहां काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सर मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही खास मेहमान है सर। इस परिचर्चा को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। आपदा के समय मैं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं उत्तराखंड के, मेरे साथ मौजूद हैं। लखेड़ा जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, बल्कि देश भर में हरीश जी का बहुत नाम है। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कुछ भी पहाड़ के भीतर चल रहा है हरीश जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। हो सकता है कि मेरी बात से बंसल जी सहमत नहीं हो, रावत जी भी सहमत कुछ बातों से नहीं थे, लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, पहाड़ की समस्या प्राकृतिक से ज़्यादा ये मानव निर्मित है सर। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। मैं आपको सुन रहा था, आपने हमारे मन की बात सामने रख दी थी। वास्तव में आप एक बात, मैं बाद में जरा इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा जो कि चैनलों में या मीडिया में आ रही है, वो बहुत कम आ रही है, लेकिन पहले मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं कि ये जो मानव निर्मित आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि इसमें बीजेपी भी उतनी दोषी है और कांग्रेस भी, दोनों। अब ये देखिए कि हिमालय जो है बहुत संवेदनशील है, वो ग्रोइंग हमारा नया पहाड़ है, और उसमें जो हम कहते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो भाई आप वहाँ के जो हमारे धर्म स्थल हैं आपने उनको पर्यटन स्थल में बदल दिया। आप चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, इतना वहाँ प्रेशर लोगों को भेज रहे हैं। आप भी जानते होंगे कि ये कोई स्विट्जरलैंड जाता है तो वहाँ के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे एक कोटा होता है कि इतने लोग जाएंगे। हमारे यहाँ तो हो क्या रहा है कि आपको दिल्ली में बैठा है या कहीं भी शहर में कि चलो लेटा है सुबह, चलो बद्रीनाथ केदारनाथ, या हनीमून मनाने तक केदारनाथ जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा एक आदमी कुत्ते को लेके केदारनाथ चले गया। मैंने देखा। इन्होंने उन धर्मों की, इन तमाम इन पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे जो धार्मिक स्थल थे उनको पर्यटन स्थल बदल दिया। कौन दोषी है इसमें? बीजेपी भी और कांग्रेस है, ये दोनों। और अब ये आप कह रहे थे आप जाइए इनके विरोध सारे। मैं एक देख रहा था कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हवाई जहाज, वो हेलीकॉप्टर में घूम के थोड़ा मिल के आगे, बाकी कहाँ हैं इनके एमपी? मैं तो एक को नहीं देख रहा हूँ, सब रजाई में घुसे हैं दिल्ली में। अब ये बताइए कि ये मानव निर्मित है। यदि आपको बिजली की कोई परियोजना बनाई है तो दूर बनाते ना, 100 किलोमीटर दूर कहीं टनल बना रहे हैं नीचे, और एक इनके जो हाईवे जा रहा है वो उसकी को जड़ को काट रहा है। तो आप कौन बना रहा है इसको?
ये सब मानव निर्मित है। और आप इतने लोगों को भेजेंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो न गंगा ये रहेगी न यमुना रहेगी। और ये जो आपके लहलाते खेत है यूपी के या पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, हिमालय से जो नदी, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसे देखो बस गाड़ी उठाया सीधे पहुंचा जा रहा है। सर ऑल वेदर के नाम पे आपने रास्ते बना दिए, विकास किया, अच्छी बात है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन किस कीमत पे होना चाहिए? क्या अपनी कीमत पे? अब यही तो मनुष्य की कीमत पे कर रहे हैं ये लोग। अब मैं थोड़ा इसी पे लाऊंगा, जोशीमठ की मैं बात कर रहा हूँ। जोशीमठ में अब ठीक है, केदार वहाँ पे बद्रीनाथ जी की जो आजकल पूजा होती है, एक हमारा महत्व है, आजकल पूजा वहाँ हो रही है। दूसरा ये था कि शंकराचार्य जी के जो 4 उन्होंने मठ बनाए थे, उस वैसे ही मठ जैसे आप द्वारका में है, श्रृंगेरी में है, पुरी में है, वैसे ये जोशीमठ, ज्योतिर्मठ कहते थे उसको, या ज्योतिषमठ, अब जो जोशीमठ हो गया, उसका भी उतना ही महत्व है जितना पुरी का है। अब इन्होंने ये भूल गए। और एक और इससे बड़ी बात थी कि जो मैदानों के इतिहासकारों ने हिमालय सभ्यता पर कुछ लिखा ही नहीं। मुगलों ने इसको काटा उसको काटा, उनके हरम पे तो लिखते रहे, लेकिन कत्यूर राजवंश में एटकिंसन लिख गए थे कि आप वसुदेव कैतुरा, उसको कैटुरा कोई कैटुर लिखते हैं, उनका अफगानिस्तान के काबुल से लेकर सिक्किम तक उनका राज था। लेकिन ऐतिहासिक जो तथ्य मिलते हैं वो सतलज से लेकर गंडकी जो नेपाल में है, मैं आपकी बात से नेपाल का 100% सहमत हूं कि वहां तक का तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल का और दर्जा रोहेलखंड नहीं तक उसका कहीं तो ये, हाँ, और ये कम से कम 2000 साल पुराना शहर है। ये जो जगह थी, ये 3-4 पीढ़ी। मैंने सर इसीलिए पौराणिक नगर शब्द का इस्तेमाल किया। शताब्दी में मैं बड़ा मतलब व्यक्तिगत रूप से एक पत्रकार के रूप में बहुत ही मर्माहत हूं इस प्रकार के जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है जोशीमठ में। जी, और आप एक देखिए वहां पे नंबूरी लोग लिखते हैं, वो आदि शंकर नंबूरी पादी तो थे, और वहां पे जो नंबूरी बैठे वो लोग, वहां पे जो निवासी हैं, सर क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस ठीक चल रहे हैं? लोगों को मदद मिल पा रही है? वो अपने घरों से बिछड़ रहे हैं? क्या उनको ठीक से रहने का इस ठंड में इंतजाम कुछ हो पा रहा है उधर? मेरा जो देख रहा है, मैं यहाँ से दिल्ली में जो देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। यदि वोट बैंक के लोग होते तो ये लोग सारे के लोग वहां जाते, लेकिन इतनी सी लोग, वोट बैंक है नहीं तो वोट बैंक नहीं बनेंगे तो इनको कोई नहीं पूछेगा। आज वोट बैंक बनने की जरूरत होगी तो तभी ये लोग पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। 2 बेहतरीन एक्सपर्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, अजय कुमार आर्या और अरविंद उनियाल जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखने के लिए। पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जोशीमठ की ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है? दूसरा, अब हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं ऑपरेशंस वाइज? और तीसरा, आगे ऐसी स्थितियां उत्तराखंड के किसी और इलाके में ना हो, हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, मैं अनिरुद्ध उनियाल लिखता हूँ नाम। सॉरी जी, अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच जी, मैं करेक्ट कर रहा हूँ जी, अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए जी। देखिए, जोशीमठ में ये जो समस्या है भू धसाव की, ये इसको जो पुराने शोधकर्ता थे उन्होंने आज से 8 दशक पहले भी रिपोर्ट किया। ऑर्डन ने इसको 1935 में बताया था, जमीन धंसने की समस्या को। 1935 में हेम और गैंसर ने जो है इनको इस समस्या के बारे में 1939 में सेंट्रल हिमालय पे जो जियोलॉजी पे उन्होंने लिखा था, उसमें इसकी चर्चा की थी। उसके बाद जो मिश्रा कमीशन आया, उसने भी अपनी रिपोर्ट में 1976 में इसका जिक्र किया कि यहाँ पे भू धसाव हो रहा है। और उसके बाद कई शोधकर्ताओं ने इसके बारे में जानकारी दी। 2010 में भी एक शोध आया जो कि करंट साइंस में प्रकाशित हुआ जी, और उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि जोशीमठ में एक डिज़ास्टर जो है इट इज़ लूमिंग एट लार्ज। तो जोशीमठ मूलतः जो है एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसा है, ओल्ड एंड स्लाइड जोन में बसा है, और वहाँ पे जो बराबर भवन बन रहे हैं, बहुमंजिला भवन बन रहे हैं, 3 मंजिल 4 मंजिल, उससे बराबर उसकी ओवरलोडिंग हो रही है, हम उस पर भार बढ़ा रहे हैं। दूसरा, और ऐसा जोशीमठ में नहीं, ऐसा बहुत सारे कस्बों में हो रहा है, हिमालय के बहुत सारे छोटे छोटे जो ये टूरिज्म का ज़्यादा प्रेशर की वजह से हाँ जी, जो मशरूमिंग, जो मुख्यतः जो मशरूमिंग ग्रोथ है वो टूरिज्म है, पिलग्रिमेज भी है, क्योंकि जोशीमठ गेटवे है बद्रीनाथ धाम के लिए,
हेमकुंड साहिब के लिए, वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, और एक बड़े स्ट्रेटजिक रूट पे भी है जो हम सभी जानते हैं। एग्जैक्टली ये माना पास को का रास्ता यहीं से जाता है। तो यहाँ पे टूरिज्म भी है, उसका प्रेशर भी है, पिलग्रिमेज का भी प्रेशर है, और इस वजह से जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं हम ऐसे सर, जब हम संवेदनशील पॉलिसी ढलानों की- बनाते हैं तो क्या हम इन बिंदुओं पर विचार करते हैं जिनका जिक्र आपने किया, या उनकी ओपिनियन को दरकिनार करके सेट पॉलिसी आगे बढ़, जिसको मैंने मैदानी सोच कहा, जिसको लेके बंसल जी थोड़ा अफेंड फील कर रहे हैं? एक्चुअली ये कई दशकों से होता जा रहा है कि जब यात्रा बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो भवन बन रहे हैं, ओवरलोडिंग हो रही है। जब भवन बन रहे हैं तो जो ड्रेनेज है, प्राकृतिक जो ड्रेनेज है, उनको भी हम कई जगह नैरो कर रहे हैं, उनको भी संकुचित कर रहे हैं। एग्जैक्टली और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ड्रेनेजेस हैं कि जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जिनमें कि पॉलीथीन का वेस्ट डाल के वो ब्लॉक ही हो गए हैं। कई ड्रेनेजेस इंक्रोचमेंट की वजह से ब्लॉक हो गए हैं। ये तो एक पहलू है। दूसरा ये है कि प्राकृतिक रूप से भी अगर हम देखें तो यहाँ से 2 बड़े मेजर थ्रस्ट भी गुजरते हैं इसके पास से, और अगर देखें तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बड़ा कमज़ोर इलाका है। तो एक ऐसा इलाका जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा कमज़ोर है, या भूवैज्ञानिक मिट्टी के पहाड़ बनावट है की ना, दृष्टि से, मिट्टी, भूगर्भीय हल्की बनावट मिट्टी की दृष्टि से कमज़ोर है, जी। उसमें ओवरलोडिंग हम करते जा रहे हैं। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी उसके आसपास चल रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जिनसे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है उनका भी असर है। तो मैं आपका क्या समझता हूं- मत है कि इधर निर्माण की गतिविधियों को बहुत नियंत्रित करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि हमारे लिए सड़कें बनाना बहुत ज़रूरी है, और सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है बनाना सड़कें। केवल टूरिज्म या पिलग्रिमेज ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक साम्य स्थापित करने की भी ज़रूरत है हमें। तो ये तो एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। अगर आपदा प्रबंधन का मैं पहलू देखूं तो आपदा प्रबंधन या डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ये होता है कि सबसे पहले ह्यूमन लाइफ्स को हम बचाएं। अगर किसी भी आपदा की स्थिति में 0 कैजुअलिटी है, कोई भी ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ है, तो समझिए हमारा आपदा प्रबंधन बेहतर रहा है। तो मैं समझता हूँ उसकी तरफ काम हो रहा है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद ये है कि- दरारें जो बढ़ती जा रही हैं, हाँ जी, ये रुकेंगी या फिर अभी गहरी होंगी, या अभी हम वो कल्पना कर रहे हैं जो मतलब ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति आए? नहीं, ये धसाव तो होता ही रहेगा, बट ये मुझे लगता है कि स्लो फ्लोवेज है जो धीरे धीरे हो रहा है। अब कभी अगर भारी वर्षापात होता है यहाँ पे तो किसी इसके खास हिस्से में सर, अचानक 3 धसाव हो महीने सकता के है। टाइम फ्रेम को आप देखें, जो मैंने बात की वहाँ लोगों से, हाँ जी, हाँ जी, अक्टूबर में हेयरलाइन था, हाँ जी, दिसंबर में थोड़ा दरार बढ़ी, हाँ जी। और जनवरी में दरार इतनी हो गई कि बिल्डिंगें झुकने लगी। ये विद इन 3 मंथ के स्पैन है टाइम का। ये किसी हिस्से में, इलाकों में छोटे पे धसाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई भूकंप आता है उस इलाके में निकट भविष्य में, तो मुश्किल या कभी ज़्यादा है। भारी वर्षापात की स्थिति होती है अभी 2023 के वर्षा ऋतु में, तो जी। ये बड़े पैमाने पे भी हो सकता है। शुक्रिया आपका। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ निहाल जी। अजय कुमार आर्या मेरे साथ मौजूद हैं। आर्या जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने पेशेंसली वेट किया अपनी बारी का। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जोशीमठ की प्रॉब्लम को और इसके ऑपरेशंस को, और हम आगे कैसे इसको सिचुएशंस को हैंडल करें और क्या करना चाहिए, आप एक वैज्ञानिक के रूप में आपका क्या दृष्टिकोण और इसको किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश मिश्रा जी की इस महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इस पे, इस आजकल की घटना जो चल रही, इस पे आपने 2 वैज्ञानिकों को इनवाइट किया। शुक्रिया आपका। यही एक अप्रोच है जो होनी चाहिए राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि विकास की इस अंधी दौड़ में और वोट पाने की राजनीति में हो क्या गया है कि इसको फैक्ट्री समझ लिया गया है कि ये जोशीमठ है, इधर से रोड डाली, उधर से ऑल वेदर रोड तैयार होकर चली गई। तो कहीं ना कहीं से ये विकास को स्पीड अप करने के लिए सरकारों ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि जिससे इकोसिस्टम भी ठीक रहे, उसको नज़रअंदाज किया। मुझे नहीं लगता कि जोशीमठ, बद्रीनाथ और ये जहाँ, अगर आप नरेंद्र नगर से ऊपर जाएं, ये हरिद्वार के ऊपर, वहाँ से बहुत ज़्यादा रोड चौड़ी करने का स्कोप देखिए बचता नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर यद्यपि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट है कॉन्वॉय गुजरने के लिए, आर्मी के लिए, लेकिन अगर इसको आप इतना 2016 में ऑल वेदर रोड का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा और देखा कि ये आया, और उसके बाद मैंने 2018 में वहाँ फील्ड वर्क किया। मैं अपने विद्यार्थियों के साथ था, मेरे पास 50 बीएससी के विद्यार्थी थे, हम लोग जियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए उनको लेके जाते हैं। उसी समय मैंने
ये इंगित किया था, लोकल मीडिया में भी आया था कि ये देखिए गलत हो रहा है। जिस गति से ब्लास्टिंग करके लोकल ट्रिमर्स पैदा करने जा रहे हैं, भूकंप छोटे छोटे, वो हमें महसूस नहीं हो रहे, पर वो पहाड़ों के अंदर तो महसूस हो रहे हैं, वो उसको कमजोर कर रहे हैं। उससे भी वहाँ पे वाइड स्पेसेस क्रिएट हुए, जैसा कि डॉक्टर उनियाल ने बोला, और सभी जानते हैं कि ये लैंडस्लाइड की स्लरी पे बसा हुआ है। दूसरी बात, ये मोरैन जो पहले ग्लेशियर था उसके ऊपर भी ये जोशीमठ जैसे बहुत सारे इलाके, इंक्लूडिंग अगर आप नैनीताल देखें तो वो भी आज इसी स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन लाल फीताशाही जिस तरह से फैक्ट्री की तरह काम करवाना चाहती है वैज्ञानिकों से कि आप तुरंत रिपोर्ट जमा कर दीजिए, हमको अपनी विकास की दौड़ में आगे जाना है, ये उसी का देखिए परिणाम है। और आज स्थिति वो आप लोगों को पता है बाधा मानते हैं। जी बिल्कुल, वो मानते हैं कि आप ऐसे लोग हैं जो उनके काम में मुश्किल पैदा करते हैं, 1996 जबकि वो पर्यावरण की सोच है आपकी। जी 1996 की रिपोर्ट थी केदारनाथ की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसको सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम 2013 में मिला। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण 10, 5, 6 साल के लिए नहीं होते, वो 50-50, 100 साल का अध्ययन करके उसको पेश करते हैं। जोशीमठ के बारे में जितने भी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, चाहे कानूनगो एट अल का पेपर पढ़िए, या अभी रिसेंटली हमारा 2021 में चंबा पे एक पेपर आया, कोई भी इसके फेवर में नहीं है। बता रहे थे कि इसको प्रेडिक्ट तो 1935 में कुछ फॉरेन साइंटिस्ट ने, जेबी ऑर्डन महान वैज्ञानिक, तो उन्होंने एक 1935, हिमालय क्या चल रहा है 2023। और सर आपको बताऊं, जितने भी हिमालयन क्षेत्र जिसमें आज इतनी आबादी लाखों की बसी हुई है, 10,000, 5,000, 1,000 लोगों के लिए केवल वो इस्टेब्लिश की गई थी। और शुक्रिया करिए कि नैनीताल में जो अभी ड्रेनेज सिस्टम पुराना चला रहा है, वो नैनीताल को उसने बचा रखा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली जोशीमठ में चोक हो गया, और उसकी वजह से निरंतर ये खाई की तरफ जा रहा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर बहुत गड़बड़ हो गई और बारिश ज़्यादा हो गई तो जोशीमठ बड़ी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। और अभी सरकार को चाहिए उन स्थानों को चिन्हित करें जहां पे पेड़ टेढ़े हो रहे हैं, पोल टेढ़े हो रहे हैं, ये सॉइल क्रीप को बताता है। वो हाईएस्ट वल्नरेबल जोन है, सबसे खतरनाक जोन है, उनको पहचाने। ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर सरकारी एजेंसियां ठीक कार्य कर रही थी तो 4-4 मंजिल के होटल कैसे पास हो गए, वो भी इतने वल्नरेबल जोन में, जो नदी के रिवर बेड में आप देखिए उनके पिलर जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा कि एनटीपीसी के इतने बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे, और एक तो पूरा पहाड़ काट के टनल निकाली जा रही है। अब देखिए ये विकास की अंधी दौड़ है कि इधर से आप क्या चाहते हैं भाई? विकास का सर कोई पैमाना नहीं है। विकास का मॉडल आप यहाँ भी देख लीजिए, गांव में भी, और विकास का मॉडल आप दिल्ली में भी देख लीजिए सर। विकास का मॉडल दिल्ली में देख लीजिए और अमेरिका में देख लीजिए। विकास का तो कोई पैमाना नहीं है सर। आप चाहते क्या हैं? अल्टीमेट लग्जरी आपको आप अंदाजे नहीं कर सकते। तो आपकी जो भौगोलिक जरूरत है उसका ध्यान रखिए ना जी। आप क्यों मैदान बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल फैक्ट्री, यही बात लोगों को ऑफेंड कर रही है। इसको बिल्कुल फैक्ट्री ना समझे कि इधर से मलबा डाला, आपने बिल्कुल ठीक, उधर से विकास तैयार हो गया। वीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेन जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये जोशीमठ डूबने के कारणों की आपने कुछ समीक्षा की, आपने क्या महसूस किया? जो रिपोर्ट्स आपके पास जोशीमठ से स्थानीय लोगों की आ रही हूँ तो बड़ी हृदय विदारक हैं। बिल्कुल, देखिए अपना घर खोने का दर्द, जिसने पूरे जीवन का पूंजी लगाकर, कमाई लगाकर जो लोग घर बनाते हैं, जहाँ पर वो रहने के साथ साथ आसपास थोड़ी बहुत ज़मीनों पे खेती बाड़ी, साग सब्जी उगाते हैं। पहाड़ों का जीवन वैसे भी बड़ा कठिन रहा है। कहते हैं पानी और जवानी दोनों यहाँ ठहरती नहीं है, वो चली जाती है। वहाँ बूढ़े बुजुर्ग रह जाते हैं या जो मजबूर लोग हैं। अब इतनी बड़ी आपदा केदारनाथ के समय आई थी, तब भी हम लोगों ने देखा लाखों लोग मर गए। लेकिन विकास के नाम पर सड़कें बनाना और होटल बनाना, जनरेटर चलाना, ये पहाड़ों के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऐसे कंपन से जब टनल बनेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि पहाड़ तो दरकेंगे ही, भूकंप आएंगे। अब ये सब सच्चाइयाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि 25,000 की आबादी का विस्थापन कहाँ किया जाए, कैसे उनको एडजस्ट किया जाए। होटलों से और रास्ते बनाने से तो अब जीवन चलने वाला नहीं रहा, लोगों का घर भी गया, लोग रोते हैं। ऐसे ही 1976 में भी एक बार ज़मीन दरकी थी जोशीमठ में। तब एक महेश गुप्ता के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी, जैसा कि लोग बताते हैं कि वहाँ पर कमिश्नर थे गढ़वाल मंडल के, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, महेश मिश्रा जी। और उस समय कहा गया था कि ड्रेनेज सिस्टम को रोका जाए, गिट्टी बजरी ईंट पत्थर का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन ये सब धड़ल्ले से होता आया और वो सब चल रहा है। अनियोजित और मनमाना विकास भी हुआ। आज उमा भारती ने भी कहा कि जब वो मंत्री थी जल शक्ति की, तो उन्होंने कहा था कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है
वो उसको रोका जाए, वो नहीं रुका, टनल बनाई जा रही है। अभी एक बात आई बहुत अच्छी, पत्रकार साथी ने कही कि भाई धार्मिक पर्यटन के नाम पर कितना भीड़ इकट्ठा करोगे, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते केदारनाथ में दर्शन के नाम पर, गाड़ी में सोते हैं, 2-2 दिन जाम में फंसे रहते हैं, होटल में जगह नहीं रहती। तो पहाड़ पे इस तरह से अगर लोग पहुंचेंगे इतनी बड़ी संख्या में तो कहाँ से वो मैनेज हो पाएंगी चीज़ें, और उसका दुष्प्रभाव दुष्परिणाम जोशीमठ के रूप में हम लोगों के सामने आ रहा है। सरकार के सामने भी संकट है, कहाँ ले जाए वो इन लोगों को। विस्थापन का दर्द आपने देखा, कश्मीरियों से लेके 84 के दंगों से लेके आज तक देश झेल रहा है, आज तक लोग परेशान हैं। तो बहुत विचारणीय प्रश्न है ऐसे, क्योंकि जब जिस राज्य में पहाड़े पे बसा वो राज्य इसी बना, 60% वन भूमि है, वहाँ सब उथल पुथल है, समतल मैदान है नहीं, तो समस्या तो पहाड़ में रहेगी। पहाड़ को काट कर आप जितना विकास करेंगे उसका नुकसान दूसरे रूप में हमारे आपके सामने आएगा। देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि उत्तराखंड एक राज्य बना है, 20-22 साल हो गया, उत्तर प्रदेश से बन कट के बना, हमारे लिए भाई बंधु का रिश्ता रहा है, उनकी तकलीफ दुख दर्द हमारा है। अब लेकिन समस्या इस बात की है कि केंद्र सरकार ये सोचे कि उत्तराखंड जैसे राज्य को विशेष राज्य का तो दर्जा दिया जाए, वहाँ पर केंद्र सरकार की देखरेख में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो और कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे उत्तराखंड के जीवन खुशहाली और संपत्ति सब बची रहे। अब ये तो सरकारों को करना है, लेकिन हम लोग इस बात से उम्मीद कर सकते हैं कि केदारनाथ की जब आपदा आई थी तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात के लोगों को निकालने के लिए खुद पहुँचे और अपने संसाधन लगाए। अब तो वो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो हो सकता है कि गुजरात को बचाने के लिए वो हो सकता है उत्तराखंड को बचाने के लिए कुछ बड़े निर्णय करें। सबकी उम्मीद इसी पे है। वक्त कम है, लेकिन 4,500 मकान जो हैं और उसमें से करीब 25,000 लोगों को आसान नहीं होगा कहीं पर लेके जाना, क्योंकि जिसका घर परिवार बचपन खेती बाड़ी सब बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी ब्रजेश जी, वक्त सबके जीवन में संकट आता है, पहाड़ों पर रहने वालों का जीवन तो हर पल संकट में है, उनको पूरे राष्ट्र को मिलकर उनको सहायता करनी होगी और केंद्र सरकार का रोल इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहरहाल जी, आज वो चेहरे मुरझाए हैं, लोग नाउम्मीद हैं, निराश हैं, लेकिन इसमें ताकत हमको आपको देनी पड़ेगी उनको। तो कहा गया है कि छीन ले मुझसे मेरा सब कुछ, मेरे अंदर का जहाँ रहने देना, और तेरे महलों की ख्वाहिश नहीं है ए खुदा, बस मेरा टूटा मकान रहने देना। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बड़ी मार्मिक बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। नरेश बंसल जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से। बंसल जी, रेस्क्यू ऑपरेशन और सहायता के दृष्टिकोण से सरकार वहाँ पर क्या कर पा रही है? आप लोगों को क्या सुविधाएं प्रोवाइड करा पा रहे हैं जिससे कि लगे जोशीमठ के लोगों को कि सरकार उनके साथ खड़ी है? देखिए, सरकार निश्चित रूप से उनके साथ खड़ी है। सरकार और जोशीमठ ये अलग नहीं है, वहाँ के लोग अलग नहीं है, वहाँ के भाई बहन बंधु हमारे अपने हैं। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से वहाँ का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अपने कमिश्नर को, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को, जिलाधिकारी को वहाँ पर कैंप करने के लिए कहा है, वो लोग कर रहे हैं, पूरा सब कुछ काम कर रहे हैं। तीनों जोनों में चिन्हित किया गया है, डेंजर जोन, बफर जोन और सेफ जोन। उनको चिन्हित करने के बाद जो डेंजर जोन के हमारे बंधु हैं उनको विस्थापित करने का काम हो रहा है, उनको संरक्षण देने का काम हो रहा है, शेल्टर देने का काम हो रहा है। हैवी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उनको बंद करने के बारे में भी आप कुछ विचार कर रहे हैं? अभी जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है, जो तीनों प्रकार के टेक्निकल, जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल और जियो हाइड्रोलॉजिकल, इसके जो एक्सपर्ट सारी राय देंगे, उसकी राय के आधार पर मानव जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट बंद करने की बात होगी तो बंद किए जाएंगे, उनको सुव्यवस्थित ढंग से और अधिक कुछ उसमें बदलाव करने बंसल जी, लखेड़ा जी भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं उन्हें भी इनवाइट करता हूं। लखेड़ा जी, जो क्लेम नरेश बंसल जी कर रहे हैं कि ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छा चल रहा है, लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं, लेकिन बयान तो इनके दावे के बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि ग्राउंड पर स्थितियां कैसी हैं? लोगों के दर्द पर कुछ मलहम लग रहा है या नहीं लग रहा है?
देखिए सीधी सी बात यह है कि हम भी अपने घर को छोड़ के यहाँ आए हैं और बहुत से लोग हम दूसरी तरह से हैं जॉब के लिए, लेकिन जिसको अचानक अपना घर छोड़ना पड़ेगा वो कहाँ जाएगा, और वो भी इस कपकपाती ठंड में। अब ये ठीक है, इनका ऑफिसर सीएम को XYZ कोई भी होता वो ये काम वो भी करता, किसी को भी सीएम होता। यदि उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा होता उत्तराखंड तब भी ये होता, यदि अंग्रेजों का शासन होता वो भी करता। सवाल है कि कौन कितने इफेक्टिव तरीके से कर रहा है। सवाल है कि ये अच्छा कर रहे हैं तो लोगों की आंखों में आंसू क्यों हैं, और लोगों के ये विश्वास क्यों नहीं कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरी सरकार है। ये बातें बहुत बड़ी बारी करते हैं बीजेपी के लोग, हिंदूवादी, लेकिन हिंदुओं का ये बहुत बड़ा संकट इन्होंने भी तो किया है, बर्बाद कर दिया है कि हमारे धार्मिक स्थल को, सारे धार्मिक स्थलों को इन्हें पर्यटन स्थल ये बना रहे हैं। तो लोगों को लगना चाहिए ना कि उनके आंसू कोई पोंछ रहा है। आपको ब्रजेश जी, यदि आप इस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता उत्तराखंड, तो तभी भी तो कोई सीएम करते। हाँ, निश्चित करते योगी सर, जी वहां होते, आगे बढ़ के सब मदद करते सर, सब खड़े रहते। योगी जी होने चाहिए, है ना जी। लेकिन उत्तराखंड के बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड के लोगों को आप एक और समझ लीजिए कि इनकी जो है पॉलिसी उत्तराखंड की अलग होनी चाहिए थी। आपको याद होगा ये जब एक ही प्रदेश था तो यूपी के जो हैंडपंप थे वो पहाड़ों में लगाते थे लोग। यही इनकी अपनी परियोजनाएं योजनाएं इसी पे पैटर्न पे चल रही, क्योंकि हो क्या गया है कि उत्तराखंड भी पूरी तरह उत्तराखंड का एक पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र हो गया है। देहरादून और ये उधम सिंह नगर, सर ब्यूरोक्रेसी की परवरिश ही सर वही है ना सर, आगे चली जाती है। वो पहाड़ की मानसिकता से अपने को सामंजस्य बिठा नहीं पा रहे हैं सर। ये जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे ना, जिसके ये बंसल जी अफेंड फील कर रहे हैं, दरअसल हकीकत है वो। आप आईना दिखा दीजिए, मानेंगे नहीं। हाँ, ये बिल्कुल नहीं मानेगा। और देखिए ऑफिसर क्या है, ऑफिसर को आप, वो IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर को आपका कर्मचारी है, आप मंत्री, इनके ऑफिसर, इनके मंत्रियों के तो पांव कांपते हैं, ऑफिसर के सामने कांपते हैं लोग। आप हमसे छुपाएंगे? यदि इनके गट्स होते तो इस समय लोगों को लगना चाहिए था ना मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे आंसू कोई पोंछ रहा है। लगता है ना, इनको क्यों नहीं लग रहा लोगों को? सीधी सी बात है, हम छोड़ देते हैं किसी पे भी, हम लोगों के पास जाते हैं। और एक और समझ लीजिए, ये वो लोग नहीं है कि जो झुग्गियां डालें और फिर दूसरी जगह भीख मांगे। ये लोग स्वाभिमानी लोग हैं। आपको एक और समझना पड़ेगा हमारी हिस्ट्री। हम सर मैंने तो डिबेट के प्रारंभ में ही कहा कि पहाड़ के हमारे भाई बहन जन सरोकार के मामले में बाकी जगहों से बिल्कुल अलग हैं सर। मैंने तो बोला स्वाभिमानी है, अलग है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि हमने ये करे, आपको भी सीएम बना देंगे, वही काम आपका कैंप करेगा, वो करेगा। आपके मंत्री कहाँ बैठे हैं वहां पे? कुछ तो लगना चाहिए ना भाई। वो लग क्यों नहीं रहा? बस मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को लग क्यों नहीं रहा? मेरे साथ मेरे आंसू पोंछने वाला कोई है। बहुत शुक्रिया आपका लखेड़ा जी, लखेड़ा जी आपका शुक्रिया। और उनियाल जी, आर्या जी, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने, और नरेश बंसल जी का विशेष धन्यवाद, और हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने विचार रखने की कोशिश की। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आज आए विचारों के बारे में कुछ संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और जोशीमठ के हमारे भाई बहनों के साथ न्याय होगा, उन्हें अच्छी सहूलियत मिलेगी, उन्हें बेहतर तरीके से बसाया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। क्योंकि जिस परेशानी और तकलीफ़ के दौर से वो गुजर रहे हैं उसकी हम आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उस एहसास को समझ नहीं सकते। इस दर्द को बहनों भाइयों समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।